I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ GC लियोन पार्ट 2, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ GC लियोन पार्ट 2, in which we will not only be getting conceptual clarity but हम लोग लोकेशंस भी काफी एडवांस लेवल से पढ़ेंगे। एंड मैं आपको इसके साथ साथ एक बहुत ही नया अप्रोच पढ़ाने वाला हूँ। वो अप्रोच मैं आपको बस हम जब क्लाइमेट टाइप शुरू करेंगे तब आपको वो अप्रोच बताऊंगा। एंड हम लोग हमारा डिस्कशन जो है ये काफी एनालिटिकल रखेंगे एंड इन द सेम टाइम हम इसे कन्वेंशनल भी रखेंगे। कन्वेंशनल इन द सेंस दैट आई विल बी यूजिंग द मैप्स, आई विल बी यूजिंग माय डिजिटल मार्कर फॉर एक्सप्लेनिंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आप सबके साथ चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूँ GC लियोन का पार्ट 2 का। एंड गाइस, चैप्टर नंबर 14 का नाम है क्लाइमेट। इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये चैप्टर काफी वाइड है। तो आज के लेक्चर में मैं प्राइमरीली फोकस करूंगा द एटमॉस्फेयर एंड The very important determinant of climate वो है टेम्परेचर। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बेसिकली प्रेशर पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग प्रेसिपिटेशन भी पढ़ेंगे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड शुरुआत करने से पहले गाइस मैं आप सबके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ एक ऐसे पर्सन के साथ जो केवल जोग्राफर बाय प्रोफेशन ही नहीं है बट जोग्राफर बाय हार्ट भी है, आपके ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे, तो द एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 8th of November। आप प्लीज मेरा कोड PM लाइव यूज कीजिए एंड यू कैन हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्राइज, जिसके साथ आप मेरे साथ एक वर्ल्ड टूर पे चल पाएंगे। एंड प्लीज ध्यान में रखिए गाइस, ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल ऑप्शनल्स बिकॉज ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल आपकी कम से कम 1100 मार्क्स की पढ़ाई कराता है इन मेंस। एंड इन प्रीलिम्स आप सब जानते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से आते हैं। तो ऐसा ऑप्शनल जो आपकी ऑलराउंड पढ़ाई में मदद करेगा, सो ऑलराउंड ऑप्शनल। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 14 ऑफ पार्ट 2 ऑफ GC लियोन। उस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14। अगर आप इस चैप्टर को निहारेंगे इन द सेंस दैट इफ यू जस्ट गिव अ क्विक ग्लांस टू दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के 3 से 4 मुख्य डिविजन्स है। सबसे पहला डिवीजन है कि इसमें क्लाइमेट क्या है एंड क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड देन वी हैव द डिस्कशन ऑन द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एंड उनका वेरिएशन कैसा होता है। तो यू हैव टेम्परेचर, यू हैव प्रेशर एंड यू हैव प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन माने बारिश। तो चलिए जनाब शुरुआत करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट। आप सब जानते हैं क्लाइमेट इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर, राइट? हमने कल पढ़ा था। तो सर अगर हमें क्लाइमेट पढ़ना है तो हमें बेसिकली वेदर पढ़ना है, अगर वेदर पढ़ना है तो हमें एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंसेस पढ़ने हैं। इसके टर्बुलेंसेस पढ़ने हैं एटमॉस्फेयर। तो बट नेचुरली इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस चैप्टर, जो इंटरप्ले होता है सारे एलिमेंट्स का वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपके एटमॉस्फेयर में, राइट? सो बट नेचुरली हमें इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इस चैप्टर की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। सो गाइज, एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में, मैं बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहा हूं, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, आप ये बातें कभी फिर भूलेंगे नहीं। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द एनवेलप ऑफ गैसेस, है ना? हमारे धरती के सराउंडिंग में आपको एक एनवेलप ऑफ गैसेस मिलता है जो धरती पे लाइफ पॉसिबल करता है, राइट? आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एंड प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट? जो धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई थी, जहां से हम कहते हैं कि बेसिकली एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन अर्थ, तो जो पहली प्रोसेस हुई थी वो फोटोसिंथेसिस ही थी। ओशंस में आपके प्लैंटन्स थे, प्लैंटन्स ने बेसिकली फोटोसिंथेसिस का आर्ट की मास्टरी कर ली,
राइट? सो दैट इज हाउ एवरीथिंग बिगैन ऑन अर्थ. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहना. सो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या ये पहले से ऐसा था सर? नो, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन. जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर था उसमें काफी लाइट गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसी. धीरे धीरे फिर धरती पे वल्केनिज्म हुआ, धीरे धीरे धरती के इंटीरियर्स का आउट गैसिंग हुआ, है ना. जब ज्वालामुखी फटता है तो गैसेस बाहर निकलती है ना. इसके साथ साथ फिर धरती पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होने लगी, रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस की. सो जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन. अगर आपको किसी ने पूछा कि सर एटमॉस्फेयर ऑफ सिग्निफिकेंस किस हद तक रहता है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि कहां तक हम कह सकते हैं जनाब कि एटमॉस्फेयर के आपको ट्रेसेस मिलते हैं, तो वो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक रहता है. बट अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर कहां तक है, कि जहां पे वेरिएशंस आएंगे, जहां पे इंटरप्ले होगा सारे एलिमेंट्स का, जहां पे जियोफिजिकल बेसिकली इवेंट्स होंगे, तो वो है लगभग 50 किलोमीटर. जो हमने कल भी पढ़ा था कि 50 किलोमीटर तक आपका लगभग 99.99% ऑफ द एटमॉस्फेयर रेरिफाइड हो जाता है. तो बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विद इन फर्स्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो सर अभी एटमॉस्फेयर में हमें और क्या जानना है? गाइस देखिए, अगर आप जीसी लियोन उठाएंगे तो इसमें काफी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ये एक ऐसी बुक है जो बेसिकली इट इज बीन टॉट फॉर 10th ग्रेडर्स, एंड ये इस बुक का एक रेफरेंस लेके हम लोग ने ये सीरीज ऑन की है. तो ये जो बुक है गाइस, इस बुक में डेटा जो है वो इट्स नॉट अ होलसम डेटा. होलसम इन द सेंस कि वो स्कूल नॉलेज के लिए होलसम है, बट अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो आपको इस डेटा को यूज करके एडवांस लेवल कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. तो इस सीरीज का मेरा ये बहुत बड़ा एंडेवर है कि मैं एक बेसिक रेफरेंस लूं जीसी लियोन का, एंड उसे थोड़ा बिल्ड करो, ओके, ताकि आप लोगों को और बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाए. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्विकली एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक में हम लोग पढ़ते हैं द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, कि एटमॉस्फेयर बना किससे है आज का, एंड दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फटाफट हम लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर का. तो अगर मैं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बात करूं, सो द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर अगेन इट हैज गॉट 3-4 मेजर एलिमेंट्स. तो सबसे पहला आता है आपका मेजर गैसेस. ओके, ऐसी गैसेस जो परमानेंट है, जो मेजर है एटमॉस्फेयर की, कि आपको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी ही. ओके, मेजर स्लैश परमानेंट गैसेस. नंबर 2, you will be having minor slash temporary gases. Okay, ऐसी गैसेस जो आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलती है एंड जो टेम्पररी है, मीन्स वो कभी रहेगी कभी वो नहीं रहेगी. Then you also have basically a very important component, water vapor, and the fourth component you have dust particles and you have aerosols. ठीक है, आपके पास डस्ट पार्टिकल्स है एंड आपके पास एरोसॉल्स है. तो ये मेजर कंपोनेंट्स है बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के. सर मेजर गैसेस कौन सी है? तो आप सब जानते हैं मेजर गैसेस हमारे पास आती है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन लगभग 78 तक का है आपके एटमॉस्फेयर में. देन यू हैव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट 21%. देन आपके पास आती है अर्गॉन. अर्गॉन इज बेसिकली 0.93%. एंड देन यू हैव CO2. आपके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 0.03%. ठीक है, अभी अगर आप जीसी लियोन में देखेंगे तो उसमें इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं दिया है कि CO2 की मात्रा कितनी है, माइनर टेम्पररी गैसेस कौन से. तो ये मैं थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूं आप लोगों के लिए. होप आप इसे अप्रिशिएट करेंगे. मेरा इंडेवर यही है गाइस कि आप बस मेरा एक लेक्चर देख लीजिए पर चैप्टर. अगर चैप्टर बड़ा है तो 2 लेक्चर, फिर आपको बहुत ही बढ़िया बेसिक एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी. आपको फिर किसी भी चीज से डर कभी नहीं लगेगा. ठीक है,
After this we have minor slash temporary gases. So minor slash temporary gases में सर कौन सा आता है? सबसे इंपॉर्टेंट you have ओजोन. ओजोन का परसेंटेज इज लगभग 0.00004%. Then you have xenon and then you have helium. सर वाटर वेपर का परसेंटेज कितना वेरी करेगा? वाटर वेपर का परसेंटेज लगभग 4 से 5% वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन आप किस लैटिट्यूड में है. अगर आप इक्वेटर पे है तो हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर रहेगी. क्यों? बिकॉज इक्वेटर से कंटिन्यूअसली आपकी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी. अगर आप पोलर रीजन्स में हैं जहां पे बेसिकली देयर इज नो वर्टिकल इवेपोरेशन, वर्टिकल कन्वेक्शन नहीं है, वहां पे बहुत कम हो जाएगा इवन इन दी डेजर्ट्स टू. एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड एरोसॉल्स, ये डिपेंड करेगा अगेन कि आप किस लैटिट्यूड पे है एंड क्या आप अर्बन एनवायरनमेंट में है या फिर आप रूरल एनवायरनमेंट में है. डस्ट पार्टिकल्स, धूल, कंस्ट्रक्शन की धूल. एरोसॉल्स मींस आप वो फॉग लगाते हो ना, आजकल तो केवल फॉग चल रहा है इंडिया में, राइट? एंड आप अगर कुछ फ्राई करते हो, समोसे, छोले भटूरे, तो वो जो तेल के ऐसे छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, आपको खुशबू आती है ना, फिर वो भूख लगती है. एरोसॉल्स, ठीक है? तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन दी बेसिकली दी लैटिट्यूड एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि आप कौन से एनवायरमेंट में हैं. अभी आप माइनर गैसेस के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये रह भी सकते हैं या फिर नहीं भी रह सकते, बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में. जैसे प्रेजेंटली एंटार्क्टिका पे एक बहुत बड़ा ओजोन होल बना है, तो वहां पे ओजोन जो है ये डिप्लीट हो चुका है. So this is very important, ठीक है? So this is basically guys the composition of atmosphere. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं structure. Okay. Let us try to understand the structure of atmosphere. हाँ, structure पढ़ाने से पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा. आप कहेंगे कि सर नाइट्रोजन 78% क्यों है एटमॉस्फेयर? Why? देखिए, इसका पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन. गाइस, ऑक्सीजन कैसा गैस है? ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस है, वो जलता है, ठीक है? तो अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं रहा, आर्गॉन नहीं रहा, थोड़ा सा ज़ेनॉन एंड हीलियम नहीं रहा, तो हमारा एटमॉस्फेयर खुद ब खुद जल जाएगा सन के इंसोलेशन के वजह से. इसी वजह से नाइट्रोजन जो है ये आर्गॉन के साथ में, ज़ेनॉन के साथ में, हीलियम के साथ में, हीलियम बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में मिलता है, ये एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करता है. आप ये बात प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो सर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है एटमॉस्फेयर का. तो एटमॉस्फेयर की 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं. ओके, तो सबसे पहली लेयर जो आती है एटमॉस्फेयर की वो आती है ट्रोपोस्फियर. ओके, वो आती है ट्रोपोस्फियर. देन द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर यू हैव इट्स स्ट्रेटोस्फियर. देन the third layer that you have it is called as mesosphere and जो fourth layer रहेगी it will be called as thermosphere. ठीक है? थर्मोस्फियर के अंदर में ही आपको एक लेयर मिलेगी जिसका नाम है आयोनोस्फियर. ठीक है? अब अगर आप ट्रोपोस्फियर देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर की हाइट, लेट्स से कि हमारा इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री एंड ये हमारा पोल्स है, दिस इज 90 डिग्री. तो दिस इज अवर इक्वेटर एंड दिस इज अवर पोल्स. तो ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे लगभग 16 से 18 किलोमीटर होती है. लेट्स से कि दिस इज किलोमीटर, दिस इज आल्सो किलोमीटर. पोल्स पे जाके ये हाइट 6 से 8 हो जाती है. स्ट्रेटोस्फियर की हाइट लगभग 50, मेसोस्फियर की हाइट लगभग 80 एंड आयोनोस्फियर की हाइट जो रहती है, आपको बेसिकली आयोन्स मिलते हैं, ये लगभग 80 से 100 के बीच रहता है. ठीक है? सो दिस इज अवर आयोनोस्फियर. तो मैं आपको क्विकली ये सारी चीजें बता देता हूं ताकि आपकी ये सारी चीजें ब्रश अप भी हो जाए एंड आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाए जिससे आप एडवांस लेवल क्लाइमेटोलॉजी भी आराम से पढ़ पाएंगे. गाइस, मैं रेफरेंस ले रहा हूं जीसी लियोन का. इफ यू ओपन अप द जीसी लियोन तो आपको ये डायग्राम उसमें नहीं मिलेगी, बट मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं. तो प्लीज इसे थोड़ा नजाकत के साथ, इसे थोड़े इज्जत के साथ गौर फरमाइएगा. ठीक है? तो गाइज, आप कह रहे हैं सर ये ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा क्यों है? वो इस वजह से बिकॉज इक्वेटर पे सन की रेस जो है ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली गिरती है गाइज, कुछ इस तरीके से. इसलिए इक्वेटर से हवा जो है ये कंटिन्यूअसली ऊपर उठते जाती है. सो हेंस
इक्वेटर पे जो हमारी इनिशियल लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसकी हाइट जो है ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द पोल्स। अभी ट्रोपोस्फियर की खासियत क्या है पता है? देखिए, जो धरती पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंसोलेशन है वो है हमारा सन। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऑफ कोर्स है हमारी सन की एनर्जी। अभी जो सन की एनर्जी धरती पे आती है वो किसके फॉर्म में आती है? वो फॉर्म में आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग कहते हैं। सर ईएमआर स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है? सो ईएमआर स्पेक्ट्रम में आपके गामा रेज रहते हैं, आपके एक्स रेज रहते हैं, यू हैव अल्ट्रावायलेट, देन आपका विजिबल लाइट होता है, एंड देन इसके बाद आपका इंफ्रारेड रहता है। सो ये होता है आपका बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती है। अभी आप गौर फरमाएंगे तो गामा रेज एंड एक्स रेज जो है ये धरती का मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रावायलेट जो है तो स्ट्रेटोस्फीयर में एट द हाइट ऑफ 20 to 30 किलोमीटर्स, सो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मिलता है। तो यूवी लाइट जो है ये ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एटमॉस्फेयर जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम को धरती पे आने देता है। तो 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन तक की जो लाइट की जो वेवलेंथ रहती है उसे ये बेसिकली अंदर आने देता है। एंड इंफ्रारेड जो है ये बेसिकली आपको थोड़ा फोटोग्राफी में मदद करेगा। एंड इंफ्रारेड वो उतना भी सक्षम नहीं रहता है कि वो धरती को आके गर्म कर सके। तो होता क्या है ट्रोपोस्फियर में, हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का जो लाइट है वो धरती पे टकराता है, धरती गर्म होती है, एंड धरती की जो आउट रेडिएशन है, धरती की आउट रेडिएशन बेसिकली ट्रोपोस्फियर को नीचे से गर्म करती है। तो ट्रोपोस्फियर में हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? आप बोल रहे हैं कि धरती की आउट रेडिएशन ट्रोपोस्फियर को गर्म करेगी। अरे तो जनाब, ट्रोपोस्फियर में आपके ग्रीन हाउस गैसेस है कि नहीं है, आपके ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस है कि नहीं है? सर वो कौन से? तो आपके पास CO2 है, आपके पास वाटर वेपर है, राइट? तो ये है आपके ट्रोपोस्फियर में। तो ये धरती के आउट रेडिएशन को बेसिकली एब्जॉर्ब करेंगे एंड आपका ट्रोपोस्फियर जो है ये नीचे से गर्म होगा। इसी वजह से अगर आप ट्रोपोस्फियर देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कैसा रहेगा? कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो विद इंक्रीज इन हाइट ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटेगा। क्यों? ट्रोपोस्फियर नीचे से गर्म होता है। तो ये जो टेम्परेचर घटता है ना गाइस नीचे से जब आप ऊपर जाते हो, इसी को हम लोग कहते हैं NLR। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल लैप्स रेट। क्यों? बिकॉज आपका ट्रोपोस्फियर नीचे से गर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच गए तो स्ट्रेटोस्फियर में आपके पास ओजोन है। ओजोन क्या कर रहा है? ईएमआर का जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर जो है ये बढ़ेगा। ओके, इफ यू गो इन मेसोस्फियर, मेसोस्फियर में कोई गैस है क्या एब्जॉर्ब करने के लिए? नथिंग। सो मेसोस्फियर अगेन विद इंक्रीज इन हाइट आपका टेम्परेचर घटेगा ना। एक बहुत ही बढ़िया लेयर मिलती है आपको बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर इन थर्मोस्फियर। उस लेयर का नाम है आयोनोस्फियर। सर ये लेयर बेसिकली क्या है? देखिए गाइस, 80 किलोमीटर तक आपको जो आपके एटमॉस्फेयर की गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस एक वेल मिक्स्ड मिक्सचर की तरह मिलती है। जैसे मैंने मेरे हाथों के बीच में एयर होल्ड करके रखी है, क्या आप इसमें देख पा रहे हैं नाइट्रोजन कहां पे है, ऑक्सीजन कहां पे? नहीं सर, हमें दिख नहीं रहा है। तो एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। जैसे आप 80 किलोमीटर के ऊपर चले गए, हमारे जो गैसेस है ये सारे गैसेस बेसिकली ये डिफरेंशिएट आउट होने लगते हैं, ये सेपरेट आउट होने लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले नाइट्रोजन निकलेगा, बहुत हेवी है वो, देन ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारे गैसेस जो है ये उनके आयनिक स्टेट में फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये जो आयोनोस्फीयर है गाइस, ये बेसिकली आपका जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है उसमें काफी मदद करता है। क्यों? बिकॉज अब धरती से अगर यहाँ पे कोई रेडियो वेव भेजेंगे तो आयोनोस्फीयर उसे रिफ्लेक्ट बैक करता है। So ionosphere is basically utilized for radio wave communication also. Hence ionosphere है
फिर से ये हीट ट्रैप कर सकता है। तो थर्मोस्फीयर में अगेन विद इंक्रीज इन हाइट आपका टेम्परेचर जो है ये बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे फिर से रिवर्स, यहाँ पे फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है विद इंक्रीज इन हाइट, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, इसकी वैल्यू है लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। पर आप ध्यान में रखिएगा पर किलोमीटर, बट ये ना ही एक एवरेज वैल्यू है ना ही एक ये मीन वैल्यू है। ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कौन सा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट पे क्या इतना 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या एटमॉस्फेयर इतना ठंडा होगा? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपको मैं सहारा पे लेके जाऊं, डेजर्ट्स पे लेके जाऊं, तो सर हवा इतनी ठंडी हो सकती है अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जो आपकी हवा 1 किलोमीटर ऊपर जाने से कितनी ठंडी होती है उसी को हम लोग NLR कहते हैं। एंड ये वेरी करता है। ये NLR के वेरिएशन से ही आपका डिफरेंस ऑफ हीट ट्रैप होता है। कहीं पे आपकी हवा ज्यादा गर्म, कहीं पे आपकी हवा ठंडी। इस NLR के वजह से ही एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंसेस आते हैं। सो द वेरिएशंस इन NLR इज नथिंग बट रिजल्टिंग इनटू द टर्बुलेंसेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर। उसी को हम लोग वेदर कहते हैं एंड इसी का लॉन्ग टर्म एवरेज आपका क्लाइमेट रहता है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा जो NLR के वेरिएशंस रहेंगे, ओके, NLR के वेरिएशंस ही आपका वेदर डिफाइन करेंगे एंड आपका वेदर जो है ये वेदर आपका क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा। हेंस हम लोग ट्रोपोस्फियर को वेदर लेयर से भी बेसिकली नवाजित करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर इज ऑल्सो नोन एज द वेदर लेयर। ठीक है, तो आप ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सर, हमें एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया अभी कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा क्लाइमेट के बारे में और जानते हैं। आपने बता तो दिया कि ट्रोपोस्फियर को वेदर लेयर कहेंगे, इसी का लॉन्ग टर्म एवरेज आपका क्लाइमेट निकलेगा। तो अभी थोड़े से फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। So now let us try to understand the most important determining factor of climate and वो है आपका temperature. Okay, वो है आपका temperature. Okay, that is your temperature. Sir, temperature का आप पहले थोड़ा सा importance तो जताइए। देखिए, temperature जो है ये बहुत ही की फैक्टर है आपके क्लाइमेट का। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर से ही आपका इवेपोरेशन रहेगा, टेम्परेचर की वजह से ही आपका कंडेंसेशन होगा, उसके वजह से आपका प्रेसिपिटेशन होगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टेम्परेचर के वजह से आपकी हवा जो है ये सैचुरेटेड रहेगी वाटर वेपर से। टेम्परेचर के वजह से लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा, आपका एटमॉस्फेयर स्टेबल एंड इनस्टेबल बनेगा। तो टेम्परेचर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। बिकॉज आप जो भी टर्बुलेंसेस देखते हैं, जो भी आप एयर की मूवमेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, एडवेक्शन, देन यू हैव कन्वेक्शन। ओके, तो ये सारे वर्टिकल मूवमेंट को वैसे हम लोग करंट्स कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग एडवेक्शन कहते हैं, वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग करंट्स कहते हैं। कन्वेक्शन जो है ये एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट आती है जो आपको इक्वेटर पे मिलती है एंड जो आपको पीक समर्स में मिलती है इन द ट्रॉपिकल एरियाज, जहां पे जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि इसके ऊपर की हवा को ये एकदम गर्म कर देती है एंड देन द एयर राइजेस अप अब्रप्टली। ओके, बहुत गर्म होके एकदम से हवा ऊपर उठती है, आपके थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, करंट, टेम्परेचर ही तो कर रहा है यार, है? तो बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। अगर अभी आप देखेंगे कि इन जनरल जो है टेम्परेचर वेरी कैसे करता है एंड सर टेम्परेचर होता किस वजह, धरती गर्म किस वजह से होती है। सो अगेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इट इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। ठीक है, अभी इंसोलेशन अगर आप देखेंगे सो इंसोलेशन स्टैंडर्ड इज बेसिकली 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ऊपर का एटमॉस्फेयर है, अगर आप उस पर देखेंगे कि सन की रेज की इंटेंसिटी कितनी है,
कितना ज्यादा इंसुलेशन धरती पे गिरता है, तो वो है 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के धरती पे आपका लगभग 1360 वॉट्स का इंसुलेशन गिरता है। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। बट सर, क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द अर्थ? इसका जवाब है ना। वो कैसे सर, आप वो बताइए। देखिए, इन जनरल जो है आपका टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है ये कम होगा, हमने कल डिस्कस किया था, राइट, इन द लास्ट लेक्चर। बट होता क्या है, जो अर्थ का आपका स्पेरिकल शेप है उसके वजह से इक्वेटर पे पहुंचने वाली रेस जो आती है वो तो सीधी गिरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच गिरने वाली रेस भी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर गिरती है, बट इसके ऊपर आप जैसे जाएंगे रेस क्या होती लगती है सर, स्लांट होने लगती है। so the rays start to get slant. So if I'm talking about the temperature, so in general from equator towards the poles, okay, आपका टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द लैटिट्यूडिनल, ओके, लैटिट्यूडिनल, ओके, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ओके, लैटिट्यूडिनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। ये प्राइमरीली किस वजह से है, ये प्राइमरीली दो वजहों से है। नंबर वन, जो अर्थ का स्पेरिकल शेप है उस वजह से, ओके, द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ, एंड नंबर टू कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन के रेज को, द रेज हैव टू ट्रेवल, ओके, हैव टू ट्रेवल through more atmosphere, सर आप एक बार रिपीट कर देना प्लीज। चलिए, आपके लिए मैं एक बढ़िया सा आपको अर्थ का ग्लोब यूज करके ये समझा देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। तो अभी ध्यान से गौर फरमाइएगा बोर्ड पे, गाइस, एवरीबॉडी। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी धरती है, ठीक है। ये धरती के बीच में मैं ये इक्वेटर ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस इज अवर इक्वेटर, ओके, ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है, एंड ये हमारे पोल्स है, दीज आर अवर पोल्स, राइट। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हमारा सन है, ओके, दिस इज अवर सन, लाइक दिस, सूर्य देवता हमारे द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो अब देखिए, ये सन की रेज इक्वेटर पे आई, सो दिस इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक चलो सर, ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि 21 ऑफ जून एंड 22 ऑफ दिसंबर को ये रेस परपेंडिकुलर गिरेगी, बिकॉज सन का अपरेंट माइग्रेशन होगा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट अभी आप ये रेस देखिए, जस्ट सी, ये देखिए, ये रेस को देखिएगा आप, ये देखिए, ये पोल्स तक पहुंचते पहुंचते, again in the southern hemisphere also the same thing. Now पोल्स तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बिकमिंग स्लांट, ठीक है। ये एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल हो रहा है स्लांट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्लांट एंगल, व्हाई, बिकॉज धरती का शेप कैसा है, स्पेरिकल है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्लांट एंगल सन की जो रेज है ये पोल्स तक सीधा परपेंडिकुलरली पहुंच नहीं पाती है, तो इनकी इंटेंसिटी पोल्स तक थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। एंड दूसरा, ओके, क्या होता है कि यहाँ पे हमारे धरती का है एटमॉस्फेयर लाइक दिस, राइट। सो अगर आप ये रे देखेंगे, रे नंबर 1 एंड यू कंसिडर दिस रे नंबर 2, अगर आप 1 एंड 2 को कंसिडर करेंगे तो रे 1 को ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? जी हाँ सर, ये तो करना ही पड़ रहा है रे 1 को। तो इससे क्या होगा, रे 1 जो है ये ज्यादा स्कैटर होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में डस्ट है, एटमॉस्फेयर में एरोसॉल्स है, ये रेस को क्या करेंगे, ये रेस को स्कैटर करेंगे सर, ये रेस की इंटेंसिटी को क्या करेंगे सर, कम करेंगे, राइट। हेंस रे 1 जो है ये काफी स्कैटर्ड होके जाती है, ओके, दिस बिकम्स वेरी स्कैटर्ड, एंड इसके वजह से क्या होता है, आपकी रेस का डिफ्यूजन, ओके, यू हैव डिफ्यूजन, एकदम डिफ्यूज्ड लाइट पहुंचता है आपका पोल्स पे।
सो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जैसा लाइट आपको इक्वेटर पे या फिर ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है, जो आपका एनर्जी सरप्लस रीजन से पोल्स तक जाते जाते ये जो लाइट है वैसा रहता नहीं है, काफी डिफ्यूज्ड सनलाइट मिलता है, उतनी इंटेंसिटी नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बट सर क्या ये पैटर्न फिक्स्ड है कि इसमें वेरिएशंस आते हैं? गौर फरमाने वाली बात यही है, द पैटर्न इज fixed but there are some variations. Sir, can you please explain us the variations, the factors, the variations in the latitudinal control of temperature, control of temperature? ये समझने वाली, गौर फरमाने वाली बात है, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि धरती के लैटिट्यूडिनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर में वेरिएशंस किस किस से आते हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द ग्लोब। ओके, मैं आपको ग्लोब की मदद लेते लेते, ओके, इन द सेंस कि मैप लेते हम लोग, अभी इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवरी फैक्टर। गाइस आप बस बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी डरिएगा मत। ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसमें से 60% चीजें मैं सब जानता हूं कि आपको ऑलरेडी पता है, हमें बस वो खाली ब्रश अप करना है। देखिए जीसी लियोन जो है, इसी वजह से बुक इतनी पॉपुलर है, बिकॉज काफी सिंपल सरल लैंग्वेज में ये बुक बहुत कुछ पढ़ा देती है आपको। ठीक है, तो इसी का रेफरेंस लेते हुए हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल जा रहे हैं, ताकि आपको जब आप बेसिकली बहुत अच्छी एडवांस लेवल की क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक है, जो भी प्रेजेंटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे आपको समझने में और ज्यादा मदद होगी। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जिसके वजह से आपके वेरिएशंस आएंगे इन द लैटिट्यूडिनल कंट्रोल। सो सबसे पहला फैक्टर, ओके, द फर्स्ट फैक्टर विच बेसिकली रिजल्ट्स इन द वेरिएशन, ओके, वो है आपका लैंड वाटर डिफरेंशियल। सर लैंड वाटर डिफरेंशियल मींस व्हाट? ओके, लैंड वाटर डिफरेंशियल मींस आप क्या कह रहे हैं बेसिकली? ओके, तो लैंड वाटर डिफरेंशियल इन द सेंस कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मींस कि आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। पानी की स्पेसिफिक हीट जनाब लैंड से तो काफी ज्यादा है ना। लैंड फट से ठंडी होगी एंड लैंड फट से गर्म भी होगी, जबकि पानी गर्म होने के लिए भी टाइम लेता है एंड ठंडा होने के लिए भी टाइम लेता है। तो बट नेचुरली अगर आप बेसिकली ओशंस एंड लैंड्स को कंपेयर करेंगे, तो बट नेचुरली लैंड्स पे आपका वेरिएशन काफी ज्यादा होगा। अगर आप समर्स कंसिडर कर रहे हैं तो लैंड पे, अगर आप अफ्रीका कंसिडर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा सहारा डेजर्ट है, तो बट नेचुरली अटलांटिक का पानी एंड सहारा का डेजर्ट, इन दोनों का आप कंपेयर कैसे करेंगे? तो अगर आपकी जमीन है, जमीन फट से ठंडी फट से गर्म, जबकि पानी जो है ये ठंडा गर्म होने के लिए टाइम लेगा। सो लेट्स से कि अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही कंसिडर कर रहा हूं, ओके, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो गुजरती है अफ्रीका से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अटलांटिक ओशन से भी गुजरेगी एंड ये बेसिकली आपकी सहारा से भी गुजरेगी। तो अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहे हैं तो अटलांटिक पे आपको वेरिएशन बहुत कम मिलेगा। जैसे आप सहारा में जाएंगे, अरे सर ये तो जमीन है, सहारा में तो सैंड है, दिन में बहुत गर्म, रात में उतनी ज्यादा ठंडी। वेरिएशंस आ गए कि नहीं? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि लैंड वाटर डिफरेंशियल किसके वजह से होगा? ये होगा बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। सर इसके बाद आप दूसरा फैक्टर बताइए। चलिए दूसरा फैक्टर समझते हैं। दूसरा फैक्टर है आपका लोकेशन। सर लोकेशन, फिर से लोकेशन नहीं समझ में आ रहा। लोकेशन मींस, फिर से मैप के द्वारा समझिएगा। ओके, लेट्स से कि हमारा नेशनल कैपिटल, ओके, न्यू दिल्ली, एंड लेट्स से मुंबई। सो ये आपका है मुंबई, ओके, एंड ये आपका है दिल्ली। अभी बेसिकली, सॉरी, दिस इज एनडीएल, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी आप सब जानते हैं हमारा नेशनल कैपिटल जो है ये गैस चैम्बर बना रखा है। क्यों? ओके, बिकॉज न्यू दिल्ली कहां पे है? ये कॉन्टिनेंट के अंदर में है, ये बीचों बीच है यहाँ पे। ओके,
जबकि मुंबई जो है ये कोस्टल लोकेशन है, यहाँ पे लैंड ब्रीज रहेगा, सी ब्रीज रहेगा, एंड वाटर जो है बेसिकली ये क्या करेगा, वहां के टेम्परेचर को मॉडरेट करेगा। जबकि अगर आप दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 45-48 डिग्री, विंटर्स में टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये वेरिएशंस किस वजह से आ रहे हैं, ये वेरिएशंस आ रहे हैं लोकेशन, बट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि क्या आप वाटर बॉडी के करीब है कि आप अंदर में है, आप कॉन्टिनेंट के अंदर में है। सो लोकेशन इन सेंस ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी। तो गौर फरमाइएगा, देखिए दिल्ली गैस चैम्बर बंद रखी है, दिल्ली का AQI कहीं कहीं पे तो 1000 क्रॉस कर चुका है, 999 ये AQI है कोई कोई प्लेसेस का एट प्रेजेंट इन दिल्ली। देखिए इसके पीछे ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्सिबल है, एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके पीछे ज्योग्राफी भी है। दिल्ली सेंटर में है, लाइक कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर में है, हाई प्रेशर जोन। विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर जब बहुत गिरता है तो हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। क्यों? बिकॉज आपकी जमीन जो है, स्पेसिफिक हीट जमीन की बहुत ही कम, जमीन एकदम से ठंडी हो गई। इसके वजह से क्या हुआ, जो इसके ऊपर की हवा की जो लेयर है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, एंड इसके ऊपर की लेयर की हवा इससे थोड़ी कम ठंडी, इसके ऊपर की हवा थोड़ी और कम ठंडी। तो जमीन को सटक के जो लेयर है हवा की वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। जैसे सूरज की किरणें गिरती है ये लैंड को गर्म करने लगती है, बट लैंड गर्म भी हो गई तो क्या फायदा, हवा जो है, हवा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हवा क्या गुड कंडक्टर है क्या? हवा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर लैंड गर्म भी होने लग गई तब भी हवा ठंडी रहती है ऊपर की। सो जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स, एरोसॉल्स है, वो उस हवा में ट्रैप हो जाते हैं। एंड हमने कल पढ़ा था कंडेंसेशन, फॉग। तो अगर फॉग में आपके डस्ट पार्टिकल्स एंड एरोसॉल्स मिक्स हो गए, आपका बन जाता है स्मॉग। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे नेशनल कैपिटल में इतना पोल्यूशन है, एंड पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इसी वजह से पोल्यूशन के चपेट में आता है। ओके, तो एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड्स, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, देन यू हैव स्टबल बर्निंग, ये सब तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, बट इसके पीछे ज्योग्राफी भी रिस्पॉन्सिबल है। किसकी? स्पेसिफिक हिट की एंड लोकेशन की। तो कॉन्टिनेंटल लोकेशन है तो इसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए देन सर थर्ड पार्ट आप बताइए। द थर्ड पार्ट वेरी करेगा, वो रहेगा आपका अल्टीट्यूड। ओके, क्यों? बिकॉज अल्टीट्यूड की वजह से आपका क्या वेरी होगा, अल्टीट्यूड की वजह से आपका नॉर्मल लैप्स रेट वेरी होगा। तो लेट्स से कि अगर हम लोग फिर से इक्वेटर कंसिडर करते हैं, तो ये मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ की है। नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द इक्वेटर। देखिए अफ्रीका से इक्वेटर कुछ इस तरीके से पास करती है। ओके, इक्वेटर के यहीं पे, ओके, हियर ओनली यू हैव द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, उसका नाम है किलिमांजारो। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इट इज माउंट किलिमांजारो। लगभग 6 किलोमीटर इसकी हाइट है। लेट मी शोकेस यू माउंट किलिमांजारो। ओके, सो दिस इज माउंट किलिमांजारो। अगर आप ये फोटो देखेंगे, देखिए जिराफ है इसके आगे, वाइल्ड लाइफ तो आप सब जानते हैं अफ्रीका की बेहद खूबसूरत है। तो सर ये तो इक्वेटर पे बर्फ मिल रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अगेन अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे आपका NLR क्या होगा, वेरी होगा। ऊपर जाएंगे तो हवा क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। तो बिकॉज ऑफ नॉर्मल रैम्प रेट, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फीयर में ऊपर गए हवा ठंडी हो गई, एंड आपको ऑन इक्वेटर आपको बर्फ मिल गई। तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अल्टीट्यूड जो है इसके वजह से भी आपको वेरिएशंस आएंगे इन दी टेम्परेचर। इसका सबसे उम्दा एग्जांपल मैं आपको दूं, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं सारी चीजों को। इसका सबसे उम्दा एग्जांपल है ये, द माइटी ग्रेट हिमालयाज ऑफ इंडिया। अरे ग्रेट हिमालयाज जनाब, ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल एरियाज में है। ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हुए भी आपको यहाँ पे बेसिकली आफ्टर अ सर्टेन हाइट यू फाइंड परमानेंट कवर ऑफ स्नो, परमाफ्रॉस्ट, ग्लेशियर्स मिलते हैं आपको। कहां पे? सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ NLR। ठीक है, चलिए इसके बाद सर फोर्थ आप बताइए थोड़ा सा। देखिए फोर्थ जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। सर फोर्थ क्या है? सो फोर्थ इज नथिंग बट ओशन करंट्स। ओके सर, ओशन करंट्स बेसिकली क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमारे धरती के जो ट्रॉपिकल एरियाज है ये एनर्जी सरप्लस है, एंड ऊपर ऊपर आप जैसे जाएंगे तो आपके ये एनर्जी डेफिसिट बनेंगे, राइट। सो क्या होता है, ओशंस जो है हमारे धरती के, दे आर नथिंग बट द हीट इंजन्स ऑफ द अर्थ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओशंस क्या है हमारे? ओशंस आर नथिंग बट द हीट इंजन्स ऑफ अर्थ। हीट इंजन्स मीन्स व्हाट? कि ओशंस क्या करते हैं बताएं आपको? जब बहुत ज्यादा एनर्जी सरप्लस होता है तो ओशंस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जब एनर्जी डेफिशिएंट होता है तो ओशंस जो हीट एब्जॉर्ब उन्होंने की है ये हीट बाहर फेंकते हैं। ओके, सो ओशंस आर लाइक थर्मो रेगुलेटिंग एजेंट्स ऑफ अर्थ, एंड जो धरती के ओशंस है इनके जो पानी है ये पानी एक कंटिन्यूअस रोटेटिंग गायर के रूप में रहते हैं। सर ये रोटेटिंग गायर कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा। इक्वेटर से गर्म पानी जो है ये पोल्स की तरफ लेके जाएंगे, एंड पोल्स से ठंडा पानी आएगा इक्वेटर की तरफ। तो हर एक ओशन में आपको दो गायर मिलता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर का एंड एक सदर्न हेमिस्फीयर का। जो नदर्न हेमिस्फीयर का गायर होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर का गायर कैसे रहेगा? इक्वेटर से गर्म पानी लेके जाएंगे पोल्स की तरफ, पोल्स से ठंडा पानी आएगा इक्वेटर की तरफ। ये जो गायर रहता है ये गायर रहता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक ओशन में आपको ऐसे गायर्स मिलते हैं। एवरी ओशन यू विल फाइंड सच गायर्स। ओके, दो गायर, एक नदन का एक साउथ का। ओके, तो ऐसा ही आपको गायर यहां पर भी मिलेगा। ओके, लाइक ओवर हियर ऑल्सो। ओके, एंड ओवर इंडियन ओशन का नदन पार्ट छोड़ दीजिए बिकॉज यहाँ पे मॉनसून आता है, तो नदर्न इंडियन ओशन में आपको गायर नहीं मिलता है। सदर्न इंडियन ओशन में आपको गायर जरूर मिलता है। तो सदर्न इंडियन ओशन का भी गायर कुछ इस तरीके से रहेगा। सो यहाँ से आपका गर्म पानी नीचे से ऊपर आएगा, सॉरी ठंडा पानी नीचे से ऊपर जाएगा, एंड इक्वेटर से गर्म पानी नीचे जाएगा। तो ये रहेगा आपका वार्म करंट, ये रहेगा आपका कोल्ड करंट, ये रहेगा आपका वार्म करंट, ये रहेगा आपका कोल्ड करंट। दिस विल बी योर वार्म करंट, कोल्ड करंट, ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी, ये अगेन फिर से गर्म पानी, एंड ये ठंडा पानी। तो हमारे धरती पे यू हैव वार्म ओशन करंट्स एंड यू हैव कोल्ड ओशन करंट्स। तो ये वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स क्या करते हैं गाइस? ये वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स बेसिकली आपका थर्मो रेगुलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। सर आप कोई एग्जांपल बता पाएंगे हमें? चलिए मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स काफी उम्दा बताता हूं, ठीक है। एक ओशन करंट यहां से आप फ्लो करके आता है, इसका नाम है NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसका ही एक्सटेंशन रहता है यू हैव अ करंट कॉल्ड एज नॉर्वेजियन करंट, जो नॉर्वेजियन सी में एंटर करता है। ये जो नॉर्वेजियन करंट है ना गाइस, ये इस एरिया के जितने भी बेसिकली पोर्ट्स है, ये पूरे एरिया के, ओके, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, ये नॉर्वेजियन करंट बेसिकली एक वार्म करंट है। ये एक्सटेंशन होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। तो ये यहाँ के पोर्ट्स को आइस फ्री रखता है इवन ड्यूरिंग विंटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट है ये नॉर्वेजियन करंट। आप सबको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर्स शून्य से नीचे बहुत कम बार गिरते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी नॉर्वेजियन करंट, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक्सटेंशन होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा एंड स्विफ्टेस्ट वार्म करंट है, ओके, अटलांटिक ओशन का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये। वैसे ही अगर मैं आपको जापान लेके जाऊं तो जापान के ईस्ट कोस्ट पे आपको एक वार्म करंट मिलता है, उसका नाम है बेसिकली ओके दी ओयाशियो एंड दी कुरोशियो। ओके, सो कुरोशियो नामक एक आपका वार्म करंट मिलता है जापान के ईस्ट कोस्ट पे। सो यू हैव कुरोशियो, ओके, लेट मी राइट डाउन द स्पेलिंग प्रॉपर्ली। कुरोशियो ये एक वार्म करंट है, जापान की ईस्ट कोस्ट पे ये फ्लो करता है। सो जो कुरोशियो रहेगा, ओके, कुरोशियो जापान की ईस्ट कोस्ट को मॉडरेट करेगा, एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि जापान की सारी सिटीज, दुनिया की सबसे डेंसेस्ट सिटी टोक्यो, ओसाका, नगोया, कोबे, ओके, ये सारी आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेगी। तो कुरोशियो बेसिकली ये फिर से मॉडरेटिंग की तरह काम करेगा।
सर आप थोड़े से कोल्ड करंट्स भी बता दीजिए हमें। कोल्ड करंट्स क्या करेंगे? तो देखिए ओके, यहाँ पे एक कोल्ड करंट बहता है, यहाँ पे एक कोल्ड करंट बहता है, यहाँ पे एक कोल्ड करंट बहता है, एंड यू हैव अ कोल्ड करंट हियर ऑल्सो। इस करंट का नाम है कैनरीज करंट, इस करंट का नाम है हम्बोल्ट करंट। तो दिस इज कॉल्ड एज कैनरीज, इसे हम लोग कहते हैं हम्बोल्ट, इसे हम लोग कहते हैं बैंगवेला, इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, एंड यहां पे आपको और एक करंट मिलेगा जिसका नाम रहेगा कैलिफोर्निया। ये सारे जो करंट्स है गाइस, ये कोल्ड करंट्स है। एंड अगर आप कोल्ड करंट्स के बाजू में देखेंगे तो आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे कोलोराडो डेजर्ट, यहाँ पे सहारा डेजर्ट, यहाँ पे यू हैव एंडीज, सॉरी यू हैव अटाकामा, यहाँ पे आपका नामीब डेजर्ट, हियर यू विल हैव द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। ये सारे डेजर्ट्स हमने बेसिकली मैपिंग में कर रखे हैं। तो ये किस वजह से है? बिकॉज इनके वेस्टर्न साइड पे कोल्ड करंट, ठंडा पानी आ रहा है। ठंडा पानी क्या करेगा? टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करेगा, एरिडिटी बढ़ाएगा, ये डिग्री ऑफ ड्राइनेस बढ़ाएगा। तो ये जो डेजर्ट्स है गाइस, ये डेजर्ट्स बने रहने के जो वजह है वो वजह भी एक कोल्ड करंट्स है। कि डेजर्ट्स में एरिडिटी क्यों इतनी कम रहती है? ओके, एरिडिटी ज्यादा रहती है। एरिडिटी मींस ये डिग्री ऑफ ड्राइनेस। डिग्री ऑफ ड्राइनेस क्यों ज्यादा है डेजर्ट्स में? बिकॉज इनके वेस्टर्न शोर्स पे आपको क्या मिलते हैं? कोल्ड करंट्स। तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा कि ओशन करंट्स भी आपके टेम्परेचर को, जो आपका टेम्परेचर जिस लैटिट्यूड में जैसा होना चाहिए उसे ये मॉडिफाई करेंगे। ओके, इसके बाद में एक और एक फैक्टर आता है जिसका नाम है विंड्स। ठीक है, देखिए विंड्स मींस यू हैव ग्लोबल विंड्स, जैसे आपके ईस्टर्लीज होते हैं, वेस्टर्लीज होते हैं, एंड यू हैव लोकल विंड्स, जैसे इंडिया में लू बहती है, तो इंडिया में लू बहती है। ओके, इजिप्ट में लाइक दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ये जो पार्ट है यहां से सहारा से कंटिन्यूअसली वार्म विंड जो है ये मेडिटेरेनियन की तरफ फेंकी जाती है। तो ये जो वार्म विंड्स है ये आपके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आपके वार्म विंड्स है ये टेम्परेचर्स को बढ़ा देंगे, अगर आपके कोल्ड विंड्स है तो ये टेम्परेचर्स को घटा देंगे। इंडिया में लू बहती है समर्स में, ये टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री से बढ़ा देती है, आपके क्रॉप्स जो है ये सफर होने लगते हैं। सहारा के जो वार्म विंड्स है बेसिकली ये मेडिटेरेनियन रीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये टेम्परेचर्स जो है ये मेडिटेरेनियन रीजन्स के फिर से बढ़ा देते हैं। वैसे ही फ्रांस में एक विंड बहती है, ओके, यू हैव अ विंड इन फ्रांस जिसका नाम है मिस्ट्राल विंड। मिस्ट्राल विंड कैसे बहती है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका माउंटेन स्लोप है, ठीक है, माउंटेन का स्लोप है, तो क्या होता है अगर आप कोल्ड क्लाउडलेस नाइट लेंगे तो आपकी जो हवा है ये हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। क्यों? बिकॉज जमीन जो है ये जमीन आपकी हीट फट से रेडिएट आउट कर देती है एटमॉस्फेयर को। हवा एकदम से ठंडी हो गई, ये ठंडी हवा नीचे डिसेंड करती है एंड ये वैली फ्लोर्स के अलोंग बहने लगती है। इसी को हम लोग मिस्ट्राल या फिर ड्रेनेज विंड के नाम से भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिस्ट्राल विंड मिलती है। अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो आपको फॉन टाइप ऑफ विंड मिलती है। फॉन टाइप ऑफ विंड मींस कैसे? ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर ये आपका पहाड़ है, अगर यहां से हवा ऊपर उठी तो जैसी हवा ऊपर उठती है एनएलआर की वजह से ये ठंडी होगी, एनएलआर की वजह से ये थोड़ा सा क्या होगी, इसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। पर जैसी हवा, दिस इज यूर ओरोग्राफिक साइड एंड दिस इज यूर लीवर्ड साइड, राइट। तो जैसी हवा लीवर्ड साइड से नीचे गिरेगी क्या होगा? एयर कंप्रेस होने लगेगी, कंप्रेस होगी तो हवा क्या होने लगेगी? गर्म होने लगेगी। तो लीवर्ड साइड पे आपको क्या मिलता है? लीवर्ड साइड पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ विंड मिलता है स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है फॉन टाइप ऑफ विंड। ये एक वार्म विंड है। तो ये क्या करेगा? स्विट्जरलैंड के सिटीज को बेसिकली आइस फ्री रखेगा इवन इन द विंटर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आइस फ्री इन द सेंस कि ये सिटीज को आइस फ्री इन द सेंस कि बर्फ उतनी नहीं जमने देगा, ये तालाब को जमने नहीं देगा। तो स्विट्जरलैंड में आपको अल्पाइन ओएसिस मिलता है। ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश गलत कर दिया। सिटीज को आइस फ्री नहीं, बेसिकली ये तालाब को वहां के जमने नहीं देगा। जो आपका अल्पाइन ओएसिस है, जो आपके लेक्स है आल्प्स के, स्विट्जरलैंड के, उसे ये जमने नहीं देगा। तो फॉन टाइप ऑफ विंड। तो अगर गर्म है ऐसे विंड्स तो बेसिकली आपका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अगर मैं कोल्ड विंड कंसिडर करता हूं, कोल्ड विंड्स जैसे यूरोप में
आपको टर्की में एक कोल्ड विंड मिलेगी कॉल्ड एज मेल्टेनी, ग्रीस में आपको एक कोल्ड विंड मिलेगी कॉल्ड एज ग्रिगेल। सो वार्म एंड कोल्ड विंड्स बेसिकली आपको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। आप डरिएगा मत, ये सारे विंड्स जब मैं आपकी इंडिविजुअल क्लाइमेट टाइप्स लूंगा पूरी दुनिया की, सारे के सारे विंड्स के नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा। अभी मैं बस खाली आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो ध्यान में रखिएगा प्लीज, ठीक है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंडिविजुअल क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका विंड पार्ट, ओके। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गाइज, वो है आपका स्लोप एस्पेक्ट, ओके। स्लोप एस्पेक्ट इन द सेंस क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारी धरती है ऐसे, ओके, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पहाड़ ऐसे, सदर्न हेमिस्फीयर के पहाड़ ऐसे। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पहाड़ों का सदर्न स्लोप्स देखेंगे एंड अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के पहाड़ों का नॉर्दर्न स्लोप, तो ये साउथ हो गया, ओके, सदर्न स्लोप हो गया, दिस इज द सदर्न स्लोप, एंड ये हो गया आपका नॉर्दर्न स्लोप। ये डायरेक्टली एक्सपोज रहेगा किसे, सन से। इसके बाद जो इसका नॉर्थ स्लोप है वो सन से दूर है, इसका जो साउथ स्लोप है ये सन से दूर है। तो ये जो सदर्न एंड नॉर्दर्न स्लोप्स है, तो सदर्न एंड नॉर्दर्न स्लोप्स दे आर एक्सपोज्ड टू दिस सन्स रेज, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप एस्पेक्ट। तो ये जो स्लोप्स रहते हैं जो सन को डायरेक्टली एक्सपोज रहते हैं, ऐसे स्लोप्स को हम लोग कहते हैं एडरेट स्लोप्स। What do we call them guys? We call them as adrate slopes. And जो स्लोप सन की रेस से दूर रहेंगे इन्हें हम लोग कहेंगे उबैक स्लोप्स। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे दी उबैक स्लोप्स। तो स्लोप एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिस्ट्राल एंड ड्रेनेज विंड के बारे में बताया कि अगर कोल्ड क्लाउडलेस नाइट है, जमीन एकदम से ठंडी, उसके कांटेक्ट में रहने वाली हवा फिर से ठंडी, एंड वो हवा, ठंडी हवा नीचे डिसेंड करेगी एंड इट विल फ्लो अलोंग द वैली फ्लोर्स। तो फ्रांस में जो आपके वाइन कल्टीवेटिंग रीजन्स है, शैम्पेन, यू हैव बोर्डो, बहुत यानी ऐसे रीजन्स है जहां से दुनिया की उम्दा क्वालिटी की वाइन्स आती है, शैम्पेन आती है। शैम्पेन बेसिकली एक रीजन है, बोर्डो एक रीजन है फ्रांस का जहां से बहुत बढ़िया शैम्पेन्स एंड वाइन्स आती है। तो यूर मिस्ट्राल एंड ड्रेनेज विंड इज एक्चुअली वेरी मच हार्मफुल। क्यों? बिकॉज ये ठंडी हवा जैसी नीचे आती है, आपके ग्रेप्स जो है ये ग्रेप्स जम जाते हैं। तो इट इज वेरी एडवर्स फॉर द विटिकल्चर। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका स्लोप एस्पेक्ट, एंड इसमें आप बेसिकली माउंटेन ब्रीज के बारे में भी बोल सकते हैं कि ऊपर से जो ठंडी हवा नीचे आएगी वो, ओके। नाउ द लास्ट एस्पेक्ट जो आपके लैटिट्यूडिनल कंट्रोल को मॉडिफाई करेगा वो ऑफ कोर्स आपका रहेगा वेजिटेशन एंड सॉइल कवर। वेजिटेशन एंड सॉइल कवर, ओके। वेजिटेशन एंड सॉइल, सर वेजिटेशंस कैसे? अरे सिंपल सी बात है, जंगलों में जाओगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिलेगा। अगर आप डेजर्ट्स में जाओगे, ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल बेसिकली आपकी डेजर्ट की मिट्टी दिन में गर्म, रात में ठंडी। जबकि अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपकी मिट्टी थोड़ी सी ह्यूमिड, थोड़ी सी मॉइस्ट रहेगी, वेट रहेगी, तो वो इतना जल्दी गर्म या ठंडी नहीं होती है। क्यों? उसमें पानी मिक्स हो जाता है। तो फॉरेस्ट में डायरनल वेरिएशंस आपके कम रहेंगे, जबकि अगर आप डेजर्ट्स में जाएंगे तो आपके डायरनल वेरिएशंस एक दिन में कितना वेरी होता है, ये बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं आपको सहारा में लेके जा रहा हूं, सहारा में इज अ डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, पूरी डेजर्ट की मिट्टी है, लोसिक सॉइल है ऐसे, तो वो दिन में बहुत गर्म, रात में उतनी ठंडी। बट अगर आपको मैं अमेज़न में लेके जाऊं, अमेज़न में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का पहला लेक्चर, द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 14 यहीं तक के। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कल देखेंगे द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 14, जिसमें मैं आप सबके साथ प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन डिस्कस करूंगा। एंड करने से पहले गाइस मैं आप सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मेरा एक ओपन ग्रुप है, ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर, जिसमें आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके साथ मैं रूबरू होता। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप
एंड प्लीज गाइस लेक्चर देखने के बाद में कमेंट करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड बेसिकली टेक फॉरवर्ड अवर कम्युनिटी। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टाटा बाय बाय, अडियोस अमिगोस। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मुस्कुराइएगा, जम के पढ़ाई कीजिएगा, हम लोग हैं आपके साथ में। ओके, बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।